हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी सेकेंड यूनिट स्टार्ट होती है और चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, चैप्टर 3 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंडर्स कौन कौन से टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, उन टर्म्स का मीनिंग क्या होता है, उन टर्म्स को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम उनको डिफ़ाइन कर सकते हैं, उनके एग्जाम्पल्स आज हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात की जाती है तो हमें सबसे पहले ये हमें जानना ज़रूरी होता है कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिशन मेटल्स ही बनाते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। तो क्या होते हैं ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स? द ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म्स a large number of complex compounds in which the metal atoms are bound to a number of anions or neutral molecules, which means कि ट्रांजिशन मेटल्स एक तरह के कंपाउंड बनाते हैं जिनमें जो सेंट्रल एटम है या जो हमारा ट्रांजिशन मेटल है ये बंधा होता है एनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के द्वारा। और इन कंपाउंड्स को ही मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, तो मोस्ट कॉमनली कंपाउंड है इस तरह के क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्लोरोफिल जो होता है हमारा मैग्नीशियम का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है और हीमोग्लोबिन हमारा जो होता है आयरन का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। ठीक है, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? पेड़ पौधों में। और हीमोग्लोबिन हमारा ब्लड में पाया जाता है। अब इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का यूज कहाँ कहाँ पे होता है? ठीक है, वैरायटी ऑफ मेटलर्जिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट एंड एनालिटिकल रिएजेंट इन्वॉल्व द यूज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑल्सो फाइंड मैनी एप्लीकेशंस इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, टेक्सटाइल डाइंग एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। ठीक है, तो इस तरह से इनका यूज भी हमने यहाँ पर बता दिया है। तो ये कंप्लीट डिटेल थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। अब इनके टर्म्स देखते हैं। तो अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें इसके कुछ टर्म्स हैं जो कि हमें बताने होंगे, उनको एक्सप्लेन करना होगा विद एग्जांपल्स। ठीक है, इसमें फर्स्ट आता है हमारा डबल सॉल्ट्स। ठीक है, डबल सॉल्ट्स में हम क्या लिखेंगे? व्हेन द सॉल्यूशंस ऑफ टू सिंपल सॉल्ट्स आर मिक्स्ड इन द रेशियो ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट्स एंड द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज क्रिस्टलाइज्ड, द क्रिस्टल्स ऑफ ओनली वन टाइप आर ऑब्टेन्ड। इसका क्या मतलब है कि जब दो सिंपल सॉल्ट्स के सॉल्यूशन को मिक्स किया जाता है इन द रेशियो ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट्स, विच मीन्स कि उनके मॉलिक्यूलर वेट के रेशियो में। ठीक है, और हमारा जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होता है उसको क्रिस्टलाइज किया जाता है। तो जो हमें क्रिस्टल प्राप्त होंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के क्रिस्टल हमें प्राप्त होंगे। ठीक है, द शेप ऑफ दीज क्रिस्टल्स इज सेम एंड ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर दे आयनाइज टू गिव द कॉन्स्टेंट आयंस, विच मीन्स कि जब हम इस क्रिस्टल को डिजॉल्व करते हैं वाटर में तो ये जो क्रिस्टल्स हमें मिलते हैं ये डिसॉल्व होने के बाद वापस से आयनाइज हो जाते हैं। यहाँ हमें आयंस, कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस हमें प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एलम की बात करें, फेरस अमोनियम सल्फेट, जो कि बनता है फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट और वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो यहाँ पर क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सल्फेट्स लिए फेरस के और अमोनियम के, यानी कि सिंपल सॉल्ट्स हमने लिए और इनको हमने मिक्स किया तो हमें एक क्या प्राप्त हुआ? हमें FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। अब इसको हम 24H2O के साथ अगर दिखाएं तो हमारी क्या बनती है? एलम। अब इस एलम को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलते हैं? इनके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, विच मीन्स हमें पोटाशियम आयन मिल जाता है, सल्फेट आयन और एल्यूमिनियम आयन मिल जाता है। ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल हमारे अलग हो जाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारा जो प्रोसेस होता है या जो इस तरह का हमारा सॉल्यूशन होता है इनको हम बोलते हैं डबल सॉल्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया होगा सबको? नोट करते चलना सभी साथ के साथ, तभी आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। अब नेक्स्ट जो हमें बताना होगा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। ठीक है, ये अभी हमने डबल सॉल्ट्स को एक्सप्लेन किया है विद एग्जांपल। अब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स क्या होते हैं कि जब दो सॉल्ट सॉल्यूशन कंबाइन होते हैं और एक नया कंपाउंड बनाते हैं जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट आयन उनकी आइडेंटिटी को खो देते हैं। समझे, कॉन्स्टिट्यूएंट आयन अपनी आइडेंटिटी को खो देते हैं तो हमारे जो इस तरह के सॉल्ट्स कहलाते हैं ये क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है, और हमारा जो कंपाउंड होगा वो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स,
तो इसमें हम लिखेंगे व्हेन टू सॉल्ट सॉल्यूशंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स इन विच द कांस्टेंट आयंस लूज देयर आइडेंटिटी, द रिजल्टिंग कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। ठीक है, इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं फेरस सल्फेट और पोटाशियम साइनाइड का। तो यहाँ पर हमारा फॉर्म होता है FeCN2 प्लस K2SO4। अब हम FeCN2 को ट्रीट कराते हैं KCN के साथ, और हमारा क्या क्रिएट होता है या क्या फॉर्म होता है हमारा पोटाशियम फेरोसाइनाइड, जो कि हमने इस तरह ये वाली प्रिपरेशन हमने पोटाशियम फेरोसाइनाइड की वीडियो में देखी थी। ठीक है, पोटाशियम फेरोसाइनाइड हमारा क्रिएट हुआ। अब हमारा जो कंपाउंड क्रिएट हुआ, अब हमें क्या करना है, इसको आयनाइज कराना है। जब हम इसको आयनाइज कराते हैं तो जो हमारे कॉन्स्टेंट आयंस थे ये अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं, विच मीन्स कि ये आयंस हमें नहीं मिलते। ठीक है, हमें कौन कौन से आयन मिले हैं, पोटाशियम आयन और कॉम्प्लेक्स आयन मिलता है FeCN का होल 6 4 नेगेटिव एनायन। ठीक, तो इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स को भी एक्सप्लेन करेंगे और इसका एग्जाम्पल भी हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या लिखना है, इन द अबो कंपाउंड इट इज नॉट पॉसिबल टू टेस्ट फॉर Fe2 पॉजिटिव आयन एंड साइनाइड आयंस, बट वी कैन हैव ए टेस्ट फॉर कॉम्प्लेक्स आयन। तो इसका मतलब यही बात हो गई जो मैं अभी बोल रही हूँ कि ये अपनी आइडेंटिटी खो चुके हैं, इसलिए ये इन आयंस के टेस्ट भी नहीं देंगे। समझे स्टूडेंट्स? अब जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स हमारे होते हैं ये 3 तरह के होते हैं, यानी कि 3 टाइप्स के कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स हमें पता है। तो फर्स्ट हमारा जो टाइप आता है केटाइनिक कॉम्प्लेक्सेस। तो केटाइनिक कॉम्प्लेक्सेस में हम क्या लिखेंगे, इन दीज कॉम्प्लेक्सेस कॉम्प्लेक्स आयन इज केटायन। ठीक है, बहुत सिंपल है कि जो हमारा अभी हमने कॉम्प्लेक्स आयन दिखाया था FeCN का होल 6 4 नेगेटिव चार्ज, अगर ये हमारा कॉम्प्लेक्स आयन एक केटायन होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, केटाइनिक कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा CuNH3 का होल 4 SO4। ठीक है, जब हम इसको आयनाइज करते हैं तो हमें क्या मिलता है, केटायन कॉम्प्लेक्स मिलता है प्लस सल्फेट एनायन मिलता है। तो ये किस तरह का कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, ये है एक हमारा केटाइनिक सॉल्ट या केटाइनिक कॉम्प्लेक्स। इसी तरह एनाइनिक का अगर हम बात करें तो एनाइनिक में हमें क्या बताना होगा कि जब कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एक कॉम्प्लेक्स एक कॉम्प्लेक्स एनायन देता है आयनाइज होने के बाद, तो हम उसको क्या कहेंगे, एनाइनिक कॉम्प्लेक्सेस या एनाइनिक कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर एग्जांपल मैंने दिखाया है K2NiCN का होल 4। जब हम इसको आयनाइज करते हैं तो हमें पोटाशियम केटायन मिलता है और हमें जो कॉम्प्लेक्स आयन मिला है वो क्या है, एनायन। ठीक है, इसलिए इसको हमने क्या कहा, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक, इसके बाद है हमारा मॉलिक्यूलर नंबर 3 मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस। मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस में क्या बताएंगे कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स आयनाइज नहीं होते सॉल्यूशन में, ठीक है, जो सॉल्यूशन में आयनाइज नहीं होते उन्हें हम कहेंगे मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स। और मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल हैं PTNH3 का होल 2 Cl2, CrH2O का होल 3 Cl3, NiCO का होल 4। ठीक है, अब अगर हम इन कॉम्प्लेक्स की बात करें तो जब हम इनको सॉल्यूशन में या वाटर में डिसॉल्व कराते हैं या हम इनको आयनाइज कराने की कोशिश करते हैं तो ये सॉल्ट्स आयनाइज नहीं होते। तो ओवरऑल हमारे 3 टाइप्स के कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स हो गए। फर्स्ट केटाइनिक कॉम्प्लेक्सेस, सेकंड एनाइनिक कॉम्प्लेक्सेस एंड थर्ड मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस। तो स्टूडेंट्स अगर आपके एग्जाम में कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पर शॉर्ट नोट आता है तो आप पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स को डिफाइन करेंगे, देन उसके कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स के आप टाइप्स बताएंगे, यानी कि तीनों टाइप्स आपको डिफाइन करने हैं विद एग्जांपल्स। नेक्स्ट हमारा जो हमें बताना है कॉम्प्लेक्स आयन, कि कॉम्प्लेक्स आयन होता क्या है। अभी जितना हम डिस्कशन कर चुके हैं वहाँ पर हमने देखा भी है कॉम्प्लेक्स केटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन, तो इसी बेसिस पर हम कॉम्प्लेक्स आयन भी बताएंगे। तो हमें कॉम्प्लेक्स आयन में क्या बताना है, इट इज डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आयन formed by the combination of a central metal atom or ion and a suitable number of neutral molecules or anion। कि इसका मतलब क्या है कि एक आयन इलेक्ट्रिकली चार्ज आयन जो कि बना होता है सेंट्रल मेटल एटम से और सुटेबल नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और एनायंस के साथ, यानी कि एनायंस और मॉलिक्यूल्स के साथ जो हमारा बना होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, तो विच मीन्स कि कॉम्प्लेक्स आयन क्या होगा कि जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ प्लस न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या एनायंस के साथ बना होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन। और इलेक्ट्रिकली चार्ज आयन होता है, ठीक है, चार्ज इस पर होता है प्रेजेंट, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव आयन हो या नेगेटिव।
ठीक, अब ये जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स की बात की गई है या एनायंस की बात की गई है, इन्हें क्या बोलते हैं? लिगेंड, जो हमारे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्लेटिनम का, ठीक है, PtNH3 का होल 4 Cl2। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स आयन होता है इसके अंदर PtNH3 का होल 4 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आयन फॉर्म हुआ है किसके साथ? प्लेटिनम 2 पॉजिटिव आयन के साथ और 4 NH3 मॉलिक्यूल्स के साथ। NH3 मॉलिक्यूल कैसे हैं? न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है। इसी तरह से अदर एग्जाम्पल्स भी आप लोग देख लेंगे, निकिल का और पोटाशियम का भी मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। और किस तरह से ये फॉर्म हुए ये भी यहाँ पर बताया। और जो टोटल चार्ज होता है हमारा कॉम्प्लेक्स आयन पर, ये रिजल्टेंट होता है किसके? चार्ज ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड के। जैसे प्लेटिनम का हमने लिया है, Pt पर 2 पॉजिटिव चार्ज है प्लस NH3 पर 0 चार्ज है, तो हमारा ओवरऑल चार्ज क्या होगा आयन पर? +2। इसी तरह से हमने Ni और Cn का लिया है, तो ओवरऑल चार्ज काउंट करने का तरीका सिर्फ यही होगा कि आप जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है उसका चार्ज प्लस हमारा जो सराउंडिंग एटम या हमारा जो लिगेंड है उसका चार्ज, ठीक है। ओवरऑल चार्ज हमारा इस तरह से काउंट होता है। अब चलिए लिगेंड की बात करते हैं। जैसे हमने अभी कॉम्प्लेक्स आयन को एक्सप्लेन किया तो वहाँ पर लिगेंड यूज़ हुआ और हमने उसको थोड़ा सा बताया। अब डिटेल में यहाँ बताते हैं कि लिगेंड क्या होते हैं। कि वे न्यूट्रल मॉलिक्यूल और आयन जो कि एक सेंट्रल मेटल एटम और आयन को घेरते हैं चारों ओर से एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? लिगेंड, ठीक है। लिगेंड का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। जैसे कि एग्जांपल दिया है हमने कॉपर का CuNH3 का होल 4 और 2 पॉजिटिव, तो इसमें Cu2 पॉजिटिव है हमारा सेंट्रल मेटल आयन। और NH3 मॉलिक्यूल क्या है हमारा यहाँ पे? NH3 मॉलिक्यूल है एक लिगेंड जो कि हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। इसी तरह से अदर एग्जाम्पल भी मैंने दिए हैं, सिल्वर का मैंने एग्जाम्पल दिया है। इसके बाद द लिगेंड आर पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। लिगेंड जो होते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि H2O, NH3, CO। और एनायंस, एनायंस होते हैं जैसे कि OH, F नेगेटिव आयन, Cn नेगेटिव आयन, C2O4 2 नेगेटिव आयन, ठीक। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि लिगेंड वो होंगे जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए होता है, ठीक है। दैट इज दे शुड हैव एन एटम कंटेनिंग एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आर अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन विद कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसके बाद द एटम इन द लिगेंड विच डोनेट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज कॉल्ड एज डोनर एटम और कोऑर्डिनेटिंग एटम, ठीक है। जो हमारा लिगेंड लोन पेयर को डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को, उसको हम क्या बोलेंगे? डोनर एटम और कोऑर्डिनेटिंग एटम, ठीक है। फॉर एग्जांपल NH3 मॉलिक्यूल में हमारा नाइट्रोजन जो होगा डोनर एटम होगा, क्योंकि इसी के पास हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसी तरह से हाइड्रोक्साइड में क्या होगा? हाइड्रोक्साइड आयन में ऑक्सीजन हमारा डोनर एटम होता है। और जो मैंने डोनर एटम बताया है कि यानी कि जो हमारा जैसे सपोज हाइड्रोक्साइड आयन हो गया, इसमें हमारा ऑक्सीजन जो होता है डोनर एटम होता है, क्योंकि यहीं से हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है। इस डोनर एटम को ही हम क्या बोलते हैं? डोनर साइट, ठीक है। द डोनर एटम इन द लिगेंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज डोनर साइट, ठीक है। अब इन डोनर साइट की बेसिस पर लिगेंड भी हमारे 2 तरह के या 3 तरह के होते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट लिगेंड आता है या फर्स्ट टाइप ऑफ लिगेंड आता है मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। इसमें हम क्या बताएंगे कि वे लिगेंड जो सिर्फ और सिर्फ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही डोनेट करते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? मोनोडेंटेट लिगेंड। विच मीन्स कि सेंट्रल मेटल एटम को जो ये इलेक्ट्रॉन देंगे सिर्फ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेंगे। जैसे हमारा मॉलिक्यूल है H2O, NH3, CO, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड। तो ये किस तरह के लिगेंड है? मोनोडेंटेट लिगेंड, क्योंकि इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही डोनर एटम होता है। सेकंड हमारा जो है बाइडेंटेट लिगेंड्स। बाइडेंटेट लिगेंड्स में हम क्या बताएंगे कि जिस लिगेंड के पास 2 डोनर एटम्स होंगे, यानी कि जिसके पास ऐसे 2 एटम होंगे जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, इनको हम कहेंगे बाइडेंटेट लिगेंड्स। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं दीज लिगेंड्स हैव 2 डोनर एटम्स एंड डोनेट 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यानी कि इनके पास 2 डोनर एटम होंगे और 2 ही इलेक्ट्रॉन पेयर को ये डोनेट करेंगे, ठीक है। और इस तरह का एग्जाम्पल है हमारा इथाइलिन डाई एमीन, ठीक है। 2 नाइट्रोजन एटम होते हैं और दोनों ही साइड से ये क्या करते हैं? 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को, ठीक है।
एंड लास्ट जो हमारा लिगेंड है नंबर 3 पॉलीडेंटेट लिगेंड। तो पॉलीडेंटेट लिगेंड में क्या होता है, जैसे अभी हमने बाइडेंटेट लिगेंड में पढ़ा कि वह लिगेंड जो कि दो हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर या दो डोनर एटम्स कंटेन करता है। इसमें हम लिखेंगे जो दो से ज़्यादा कंटेन करता है, ठीक है। द लिगेंड्स विच कंटेन मोर देन 2 डोनर एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज पॉलीडेंटेट लिगेंड। और पॉलीडेंटेट लिगेंड दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, ठीक है। और नंबर ऑफ डोनेट मतलब कि नंबर ऑफ डोनर एटम्स, इनको हम क्या बोलते हैं, ट्राइडेंटेट विच मीन्स कि 3 डोनर साइट होंगी, टेट्राडेंटेट विच मीन्स कि 4 डोनर साइट होती है, और हेक्साडेंटेट्स की 6 डोनर साइट होती है, ठीक है। तो इनके बेसिस पर इनको हम ट्राई, टेट्रा और हेक्सा नाम भी देते हैं। और इसका एग्जाम्पल है इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट, ठीक है, इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट। तो ये हमारा एक वेल नोन एग्जाम्पल कहा गया है हेक्साडेंटेट लिगेंड का। नेक्स्ट हमारा आता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, सेंट्रल मेटल एटम और आयन जो कि एक साथ जुड़े होते हैं, इनको हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, और इस स्क्वायर ब्रैकेट को ही हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं कि जब हमारा एक सेंट्रल मेटल एटम और आयन लिगेंड के द्वारा जुड़ा होता है, लिगेंड के साथ जुड़ा होता है थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इन बॉन्ड को ही हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ कंपाउंड्स के कोऑर्डिनेशन नंबर दिए हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया है AgNH3 का होल ट्वाइस Cl। तो हमारा सेंट्रल मेटल आयन है Ag पॉजिटिव, और लिगेंड है हमारा NH3, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 2, विच मीन्स कि यहाँ पर 2 हमारे बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। ये 3 मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, तीनों ही एग्जाम्पल्स आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो टर्म है जो हमें पता होनी चाहिए, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। अब ये क्या होता है एम्बीडेंटेट लिगेंड्स? एम्बीडेंटेट लिगेंड एक तरह का यूनिडेंटेट लिगेंड होता है, बट ये एक इस तरह का लिगेंड होता है जिसमें कि 2 सेंट्रल एटम इस तरह से काम करते हैं कि दोनों ही सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की प्रवृत्ति या टेंडेंसी रखते हैं। तो हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम है किसी एक एटम से अटैच हो जाता है, और वो एटम हमें हमारे सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है यहाँ NO2 ग्रुप का। अब अगर आप NO2 ग्रुप में देखें तो नाइट्रोजन भी हमारा एक डोनर एटम की तरह वर्क करता है, और हमारा ऑक्सीजन भी है, विच मीन्स कि नाइट्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर होता है और ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये दोनों ही एटम डोनर एटम की तरह काम करते हैं। अब हमारा जब हम नाइट्रोजन को डोनर एटम की तरह देखें तो हमारा जो रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स होता है ये होता है हमारा नाइट्रो, ठीक है, NITRO नाइट्रो। और जब ऑक्सीजन एटम एक डोनर की तरह काम करता है तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स होता है, रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स हमारा क्या होता है, नाइट्रीटो, NITRITO। नोट कर लेना सभी इस डिफरेंस को, नाइट्रीटो, ठीक है, विच मीन्स कि हमारा ऑक्सीजन जो है एक डोनर एटम की तरह काम करेगा और हमें हमारे कॉम्प्लेक्स आयन में सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इसी तरह से SCN, ठीक है, थायोसाइनेट ग्रुप भी है हमारा, ये भी एक एम्बीडेंटेट लिगेंड होता है। तो SCN में भी हमारा एक तो सल्फर और एक हमारा नाइट्रोजन, दोनों ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखते हैं, यानी कि दोनों ही डोनर एटम की तरह काम कर सकते हैं। तो जब हमारा सल्फर अटैच होता है सेंट्रल एटम से, विच मीन्स कि सल्फर एटम डोनर की तरह काम करता है, तो हमारा जो कंपाउंड होगा या कॉम्प्लेक्स होगा थायोसाइनेटो होगा। और अगर हमारा नाइट्रोजन एटम डोनर की तरह काम करता है तो हमारा कंपाउंड होगा आइसोथायोसाइनेटो, ठीक है। तो इस चीज़ को अच्छे से नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये। एंड लास्ट हमारा जो है चीलेट कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये छोटे छोटे से टर्म्स थे जो हम बता रहे हैं। तो लास्ट हमारा चीलेट कंपाउंड है। चीलेट कंपाउंड क्या होता है? द साइक्लिक कंपाउंड्स फॉर्म्ड व्हेन अ मल्टीडेंटेट लिगेंड अटैच्ड थ्रू 2 और मोर डोनर एटम्स टू द सेम सेंट्रल मेटल एटम और आयन आर कॉल्ड एज चीलेट कंपाउंड, विच मीन्स कि जब मल्टीडेंटेट लिगेंड
एक साइक्लिक कंपाउंड बनाता है किसके थ्रू, कि एक ही सेंट्रल मेटल एटम से दो साइड से वो अटैच होता है और एक हमारा साइक्लिक कंपाउंड बनाता है, इसको हम बोलते हैं चीलेट कंपाउंड्स। ठीक है, इस कंपाउंड में क्या होता है, डोनर एटम अटैच होता है, दोनों साइड से, और हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम है एक पार्ट बन जाता है हेट्रोसाइक्लिक रिंग का, यानी कि एक हमारा साइक्लिक रिंग हमारा फॉर्म हो जाता है। ठीक है, और इस तरह का जो हमारा कंपाउंड है ये है Cu इथाइलिन डाइअमीन का होल ट्वाइस SO4। ठीक है, और इसकी मैंने स्ट्रक्चर भी आपको दिखाई है, सभी इसको भी नोट कर लें अच्छे से। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के छोटे छोटे टर्म्स थे, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको इन टर्म्स में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर लेना। और मेन हमारे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नोमेनक्लेचर है और इसके बाद हमारी जो वॉर्नर्स थ्योरी है, ये तभी हमारी पॉसिबल हो पाएगी अगर आप इनको अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि ठीक कि आपको नाम के साथ ये पता होना चाहिए आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, कि आप चीलेट कंपाउंड बोल रहे हैं तो चीलेट कंपाउंड क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप एम्बीडेंटेड लिगेंड अगर बोल रहे हैं तो क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में और हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर लेना। तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।